Hello friends, I am Bhani Ramlal. Welcome in online agriculture e-platform. फ्रेंड्स पहले भी अपने दो लेक्चर है वो डेटा से रिलेटेड हो चुके हैं, डेटा वन डेटा सेकंड के नाम से ना। हम एग्रीकल्चर डेटा की बात कर रहे थे, तो उसमें पर्टिकुलर जैसे फील्ड क्रॉप से रिलेटेड डेटा था, उस पर डिस्कस था हमारा। हॉर्टिकल्चर डेटा हम इस लेक्चर के बाद बात करेंगे, और एनिमल हस्बेंड्री का जो डेटा है उसका भी अपने डिस्कस करेंगे। तो जो एग्रीकल्चर में पर्टिकुलर एग्रोनॉमी को फोकस करते हुए अपने जो ये डेटा का डिस्कस हुआ था, इसके दो लेक्चर हम डाल चुके हैं, ये तीसरा लेक्चर है। अब इसमें जो बचा हुआ डेटा, रिमेनिंग डेटा है, उस पर अपने डिस्कस करते हैं। तो आज अपने बात करते हैं डेटा में सबसे पहले पर कैपिटा नेट अवेलेबिलिटी ऑफ फूड ग्रेन पर एनम इन इंडिया। कहने का मतलब जो फूड ग्रेन है उसकी जो उपलब्धता है वर्ष में कितनी है, यानी एक साल में कितनी प्रति व्यक्ति के हिसाब से उपलब्धता है। तो पर अगर मैं बात करूं पर कैपिटा अवेलेबिलिटी की बात करें फूड ग्रेन की, तो उस पर डिस्कस करेंगे अपने, ठीक है। फूड ग्रेन के अंदर जैसे पिछले डेटा मैंने आपको बताया था, यानी फूड ग्रेन को हिंदी में बोलते हैं खाद्यान्न। अब खाद्यान्न में क्या क्या चीजें आती है, मैंने बताया था अनाज आता है, और दूसरा क्या है पल्सेज, पल्सेज बोले तो दलहन, दोनों को मिला के अपने फूड ग्रेन बोलते हैं। अब 2018 और 19 दोनों का ही अपने डिस्कस करेंगे, ठीक है। 2018 में प्रति व्यक्ति प्रति वर्ष पर कैपिटा पर ईयर जो राइस की अवेलेबिलिटी थी वो 69.2 केजी थी, यानी 69.2 किलो पर व्यक्ति प्रति वर्ष थी। व्हीट की बात करें यानी गेहूं की, तो इसकी अवेलेबिलिटी थी 61.5 केजी पर कैपिटा पर ईयर, यानी 61.5 किलो प्रति वर्ष उपलब्ध था। अदर सीरियल्स तो बच गए हैं, जैसे अपने सोरगम यानी ज्वार, मिलेट यानी बाजरा, मेज यानी मक्का, इन सबको मिला के जो अवेलेबिलिटी थी पर ईयर के हिसाब से पर कैपिटा पर अवेलेबिलिटी थी, यानी प्रति व्यक्ति प्रति वर्ष अवेलेबिलिटी थी 30.6 किलो। कितनी थी? 30.6 किलो थी। वहीं पे अपने अगर टोटल सीरियल्स की बात करें, यानी कुल अनाज को मिलाकर, तो कुल अनाज की उपलब्धता थी जैसे राइस, व्हीट, अदर सबको मिला के 161.3 किलो पर ईयर, पर कैपिटा पर ईयर थी, यानी 161.3 किलो जो है अनाज वो प्रति व्यक्ति प्रति वर्ष उपलब्ध था। और दाल की बात करें, पल्सेज की बात करें, तो पर ईयर पर कैपिटा पर ईयर, यानी प्रति व्यक्ति प्रति दिन जो उपलब्धता थी वो थी 18.7 किलो। और कुल जो फूड ग्रेन की उपलब्धता थी पर साल के हिसाब से, प्रति ईयर के हिसाब से बात करें 2018 के अंदर, तो 180.1 किलो, यानी अनाज और दलहन दोनों को मिला के, यानी सीरियल और पल्सेस दोनों को मिला के 2018 के साल में पर कैपिटा जो उपलब्धता थी वो 180.1 किलो थी। अब हम 2019 की बात करें, तो 2019 में जो राइस की अवेलेबिलिटी है वो थोड़ी घटी है, यानी 69.1 केजी हुई। कितनी हुई? 69.1 केजी पर कैपिटा पर ईयर, यानी 2019 में जो राइस की उपलब्धता है वो 69.1 किलो प्रति व्यक्ति प्रति वर्ष। वहीं पे वीट की बात करें तो 65.2 केजी पर कैपिटा पर ईयर, यानी 65.2 किलो प्रति व्यक्ति प्रति वर्ष। और अदर सीरियल की बात करें, देखो वीट में इंक्रीज हुआ है, अवेलेबिलिटी है वो। अदर सीरियल की बात करें तो अदर सीरियल में अवेलेबिलिटी डिक्रीज हुई है, कम हुई है। कितनी है? 27.8 केजी पर कैपिटा पर ईयर, यानी 27.8 किलो प्रति व्यक्ति प्रति वर्ष। वहीं पे अपने टोटल सीरियल की बात करें, कुल अनाज की, तो कुल अनाज में उपलब्धता बड़ी है। कितनी? 162.1 केजी पर कैपिटा पर ईयर, यानी 162.1 किलो प्रति व्यक्ति प्रति वर्ष, ठीक है। पल्सेज की बात करें तो पल्सेज की अवेलेबिलिटी, दलहन की जो उपलब्धता है वो घटी है, 17.5 किलो प्रति व्यक्ति प्रति वर्ष, 17.5 केजी पर कैपिटा पर ईयर के हिसाब से। वहीं पे मैं फूड ग्रेन की बात करूं, टोटल सीरियल प्लस पल्सेज, यानी यहाँ अपने अनाज प्लस दलहन दोनों की मिलाकर बात करें, तो उपलब्धता थी 2019 में 179.6, यानी 179.6 किलो प्रति व्यक्ति प्रति वर्ष, यानी 179.6 पर कैपिटा पर ईयर, जो 2018 के कंपेयर में कुछ घटी है। कुछ का मतलब यहाँ पे लगभग आधा किलो घटी है। कितनी घटी है? आधा किलो, ठीक है। ये थी पर ईयर अवेलेबिलिटी की। अब हम पर डे की बात करें, पर डे अवेलेबिलिटी की बात करें, तो देखो राइस है, इसकी 2018 के अंदर पर डे यानी प्रतिदिन उपलब्धता कितनी है, ये ग्राम में बात होगी।
वो किलो में बात थी, वो साल की बात थी। तो राइस की जो अवेलेबिलिटी 2018 में थी वो 189.7 ग्राम प्रति व्यक्ति प्रति दिन, 189.7 ग्राम पर कैपिटा पर डे। वीट की बात करें तो मतलब 168.5 ग्राम पर कैपिटा पर डे, यानी 168.5 ग्राम प्रति व्यक्ति प्रति दिन। अदर सीरियल की बात करें तो 83.8 ग्राम पर कैपिटा पर डे, यानी 83.8 ग्राम प्रति व्यक्ति प्रति दिन थी। ठीक है, वहीं पे अगर अपने बात करें सीरियल्स की, कुल सीरियल जिसमें राइस भी, वीट भी और अदर सीरियल्स भी आ जाएंगे, यानी सारे अनाज आ जाएंगे, तो इनकी जो अवेलेबिलिटी थी पर डे के हिसाब से वो है 442 ग्राम प्रति व्यक्ति प्रति दिन, यानी 442.0 ग्राम पर कैपिटा पर डे। दलहन की बात करें, पल्सेज की बात करें तो 2018 में पल्सेज की जो अवेलेबिलिटी थी, यानी दाल की जो उपलब्धता थी, वो 51.3 ग्राम पर कैपिटा पर डे, यानी 51.3 ग्राम प्रति व्यक्ति प्रति दिन। और टोटल फूड ग्रेन की बात करें, सीरियल प्लस पल्सेज, अनाज प्लस दलहन की बात करें, तो इनकी 2018 में प्रति व्यक्ति प्रति दिन उपलब्धता थी वो 493.3 ग्राम थी, यानी 493.3 ग्राम पर कैपिटा पर डे। अब हम बात करें 2019 की। 2019 में बात करें तो राइस की जो अवेलेबिलिटी है वो घटी। क्यों? क्योंकि प्रोडक्शन यहाँ पे आप देखो पर ईयर का भी तो घटा, तो पर डे का भी घटेगा। तो 189.7 ग्राम प्रति व्यक्ति प्रति दिन था, यानी 189.7 ग्राम पर कैपिटा पर डे से घटकर कहाँ पहुंच गया? 189.3 ग्राम पर कैपिटा पर डे, यानी 189.3 ग्राम प्रति व्यक्ति प्रति दिन राइस की उपलब्धता हुई। लेकिन वीट की बढ़ी। वीट का कितनी उपलब्धता होगी प्रतिदिन के हिसाब से, प्रति व्यक्ति के हिस्से में बात करें तो 178.6 ग्राम पर कैपिटा पर डे, यानी 178.6 ग्राम प्रति व्यक्ति प्रति दिन। वहीं अदर सीरियल्स की बात करें ना, और जो अनाज बच के उनकी, तो इनकी उपलब्धता भी घटी। राइस की घटी, वीट की बढ़ी और अदर सीरियल की घटी। 76.2 ग्राम प्रति व्यक्ति प्रति दिन, यानी 76.2 ग्राम पर कैपिटा पर डे, मतलब अवेलेबिलिटी। अब हम टोटल सीरियल की बात करें, टोटल सीरियल की अवेलेबिलिटी बढ़ी है, वो ईयर के हिसाब से, साल के हिसाब से बात करोगे तो भी बढ़ी है। प्रति व्यक्ति प्रति दिन की बात करेंगे, पर कैपिटा पर डे की बात करोगे तो भी बढ़ी है। तो 2019 के अंदर सीरियल्स की जो अवेलेबिलिटी है वो 444.0 है, यानी 444.0 ग्राम प्रति व्यक्ति प्रति दिन है। ठीक है, पल्सेज की बात करें तो घटी है, दाल की बात करें तो उपलब्धता घटी है, 47.9 ग्राम प्रति व्यक्ति प्रति दिन, 47.9 ग्राम पर कैपिटा पर डे। टोटल फूड ग्रेन की बात करें तो टोटल फूड ग्रेन की अवेलेबिलिटी भी घटी है थोड़ी, ये है 491.9 ग्राम प्रति व्यक्ति प्रति दिन, 491.9 ग्राम पर कैपिटा पर डे अवेलेबिलिटी है। ठीक है, तो ये यहाँ पर बात हो गई अपनी फूड ग्रेन की। इंपॉर्टेंट है, यहाँ से बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया। सिंपल टेबल है, 2019 का डेटा याद रखो आप, 18 मैंने कंपैरिजन के लिए आपको बता दिया। ठीक है, नेक्स्ट अपने बात करते हैं पर कैपिटा अवेलेबिलिटी ऑफ सर्टेन इंपॉर्टेंट आर्टिकल ऑफ कंजप्शन, यानी कुछ जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं, जैसे मैं एडिबल ऑयल की बात करूं, वनस्पति घी की बात करूं, शुगर की बात करूं, कॉटन की बात करूं, चाय की बात करूं और कॉफी की बात करूं। ठीक है, हम देखो बात करें कॉटन की और चाय की और कॉफी के, इसके जो अवेलेबल डेटा है वो 2015-16 के, इसकी कॉटन के, चाय के, टी के और कॉफी के। बाकी के जो डेटा है वो आपको 2018-19 के याद रखने हैं। ठीक है, तो 2018-19 में एडिबल ऑयल, यानी जो अपना खाने योग्य तेल है ना, उसकी बात करें अपने पर ईयर अवेलेबिलिटी के ना, पर ईयर अवेलेबिलिटी की अगर अपने बात करें तो पर ईयर अवेलेबिलिटी देखी जाए तो सबसे पहले हम एडिबल ऑयल 2018-19 के अंदर प्रति व्यक्ति प्रति वर्ष जो खाद्य तेल है उसकी उपलब्धता 2018-19 में, खाद्य तेल यानी एडिबल ऑयल की पर कैपिटा पर ईयर अवेलेबिलिटी थी वो 18.1 केजी थी, 18.1 केजी। वनस्पति घी की बात करें तो 0.6 केजी पर कैपिटा पर ईयर, यानी 0.6 किलो प्रति व्यक्ति प्रति वर्ष उपलब्धता। और वहीं पर अगर अपने चीनी की बात करें, शुगर की बात करें,
तो शुगर की जो अवेलेबिलिटी है 2018-19 में वो 19.5 किलो प्रति व्यक्ति प्रति वर्ष, 19.5 केजी पर कैपिटा पर ईयर अवेलेबिलिटी है। ये 2018-19 के डेटा आपको ध्यान में रखनी है। 17-18 से आप कंपेयर करना चाहते हो तो कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट अब अपने बात करें कॉटन की। तो देखो कॉटन की जो अवेलेबिलिटी है वो 2015-16 में पर कैपिटा पर ईयर के हिसाब से प्रति व्यक्ति प्रति वर्ष के आधार पर बात करें तो 24.6 किलो, कितनी है 24.6 किलो प्रति व्यक्ति प्रति वर्ष, पर कैपिटा पर ईयर है 24.6 केजी। चाय की बात करें, टी की 2015-16 का ही फाइनल डेटा है, 758 ग्राम 758 ग्राम पर कैपिटा पर ईयर, 758 ग्राम प्रति व्यक्ति प्रति वर्ष चाय की उपलब्धता है, ग्राम में है। कॉफी की बात करें तो कॉफी की प्रति व्यक्ति प्रति वर्ष उपलब्धता 100 ग्राम है, यानी 100 ग्राम पर कैपिटा पर ईयर अवेलेबिलिटीज है, ठीक है। तो ये पर कैपिटा अवेलेबिलिटी जो मेन कमोडिटीज है उनकी अगर अपने बात करें। नेक्स्ट अपने बात करें स्टेट वाइज कोल्ड स्टोरेज कैपेसिटी। ये डेटा है 31/3/2019 का, जो अपने पास लास्ट डेटा यही है 8% में, जो अगले मार्च 2021 तक चलना है आपके पास। तो भारत में सबसे ज्यादा जो कोल्ड स्टोरेज है, शीत भंडार गृह है, वो उत्तर प्रदेश में 2376 है। और यहां पर जो कैपेसिटी है, कितने मेट्रिक टन जो स्टोरेज है उसकी कैपेसिटी है, ठीक है। तो यहां पर अगर अपने देखें 1,45,45,618 मेट्रिक टन इसकी कैपेसिटी है, ठीक है। यहां देखें 1,45,618 मेट्रिक टन यहाँ की कैपेसिटी है। सबसे ज्यादा जो कोल्ड स्टोरेज है वो उत्तर प्रदेश में है, ये इनकी कैपेसिटी है और ये यहाँ पे इनकी संख्या है 2376। उसके बाद सेकंड पोजीशन पे आता है वेस्ट बंगाल, सॉरी संख्या में गुजरात आता है। अगर हम यहाँ पे कैपेसिटी की बात करें तो वेस्ट बंगाल आता है। तो संख्या में अगर गुजरात की बात करें तो दूसरे नंबर पे सबसे ज्यादा कोल्ड स्टोरेज है वो गुजरात में है, 956 है। और इनकी जो कैपेसिटी है वो कितनी है, 37,90,311 मेट्रिक टन है। वहीं पे अगर वेस्ट बंगाल की बात करें तो नंबर ऑफ जो कोल्ड स्टोरेज है वो 510 है, लेकिन कैपेसिटी है वो गुजरात से कहीं ज्यादा है, 59,35,416 मेट्रिक टन कैपेसिटी है। तो संख्या के हिसाब से उत्तर प्रदेश फर्स्ट, गुजरात सेकंड, वेस्ट बंगाल थर्ड। कैपेसिटी के हिसाब से उत्तर प्रदेश फर्स्ट, वेस्ट बंगाल सेकंड और गुजरात कौन सी पोजीशन पे है, थर्ड पोजीशन पे। अगर टोटल इंडिया में अगर देखे जाए नंबर ऑफ कोल्ड स्टोरेज तो 8,038 कोल्ड स्टोरेज, कितने हैं 8,038 कोल्ड स्टोरेज। आधे लगभग इन 3 स्टेट के अंदर ही आ जाते हैं। और इनकी जो कैपेसिटी है वो टोटल कितनी है, 3,67,70,637 मेट्रिक टन है। 3,67,70,637 है, ये इनकी कैपेसिटी है, ठीक है। तो ये स्टेट वाइज कोल्ड स्टोरेज कैपेसिटी है। नेक्स्ट अपने अगले डेटा में बात करें तो अगला है इंडिया इंपोर्टेंट एंड एक्सपोर्ट ऑफ प्रिंसिपल एग्रीकल्चर कमोडिटीज, ठीक है। अगर हम एग्रीकल्चर कमोडिटी की इंपोर्ट और एक्सपोर्ट की बात करें तो हम 2017-18 और 18-19 के बीच में कंपेयर करेंगे। आपके एग्जाम में जो डेटा पूछा जाता है वो 2018-19 का रहेगा। तो एग्रीकल्चर इंपोर्ट की बात करें, ये जो वैल्यू होगी यहाँ पर ये करोड़ की होगी, ठीक है। वैल्यू है वो क्या है, करोड़ में है। तो एग्रीकल्चर जो इंपोर्ट होता हुआ 2017-18 में, उसकी कीमत क्या थी, ठीक है। 2017-18 में इंपोर्ट जो हुआ एग्रीकल्चर कमोडिटी, यानी एग्रीकल्चर के अंदर जो आयात हुआ, एग्रीकल्चर कमोडिटी में जो आयात हुआ उसकी कीमत क्या थी, 1,52,095.20 करोड़ के आयात किया गया एग्रीकल्चर कमोडिटी, ठीक है। कितना, 1,52,095.2, ठीक है, सॉरी करोड़, दोबारा बोल रहा हूं, 1,52,095.2 करोड़ के एग्रीकल्चर प्रोडक्ट अपने इंपोर्ट किए गए। टोटल नेशनल इंपोर्ट कितना है सारे सेक्टर का मिला के, अगर हम सारे सेक्टर का मिलाकर अगर देखें तो सारे सेक्टर का इंपोर्ट कितना है, तो यह है
1028.71 करोड़, ये टोटल इंपोर्ट है, सारी कमोडिटीज सारे सेक्टर का मिला के, जिसमें से एग्रीकल्चर का कितना है 1,52,95.2 करोड़ है। यानी टोटल जो अपने देश में इंपोर्ट हो रहा है, टोटल जो अपनी कंट्री में इंपोर्ट हो रहा है उसका कितना परसेंट है एग्रीकल्चर में जो हो रहा है, वो कितना है 5% है, 5.07 है। तो टोटल इंपोर्ट का अपने एग्रीकल्चर कमोडिटी इंपोर्ट करती है 5.07। अब अपने 2018-19 के अंदर बात करें तो 2018-19 में एग्रीकल्चर प्रोडक्ट का जो इंपोर्ट हुआ, आयात हुआ, वो 1,37,019.46 करोड़ का हुआ, जो 2017-18 के कंपैरिजन में कम था। अच्छी बात है, गुड न्यूज है, ठीक है। हमने क्या किया, यहाँ पे कम इंपोर्ट किया है। वहीं अगर टोटल जो मतलब सभी सेक्टर को मिला के जो इंपोर्ट है वो बढ़ा, कितना 35,94,674.22। टोटल इंपोर्ट तो बढ़ा लेकिन एग्रीकल्चर इंपोर्ट घटा, इसका मतलब हम प्रोडक्शन में आगे निकले होंगे तभी तो ये ऐसा हुआ है। यानी कुल जो नेशन का इंपोर्ट है, यानी कुल देश में जो आयात होता है उसमें जो एग्रीकल्चर कमोडिटी है उसका निर्यात 2018 में सिर्फ 3.81% हुआ, जो 2017-18 में 5.07 था, घटा है। बहुत अच्छी बात है ना, शानदार। नेक्स्ट अपने बात करें एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट की, तो देखो 2017-18 के अंदर जो एक्सपोर्ट हुआ उसकी वैल्यू क्या थी, उसकी वैल्यू थी अपने 2,51,563.94, 2,51,563.94 करोड़ वैल्यू थी, ठीक है। और कुल जो देश से एक्सपोर्ट होता है, मतलब अपने इंडिया से जो टोटल एक्सपोर्ट होता है वो कितना था, वो देखो यहाँ पे 19,56,514, 19,56,514.52 करोड़ इसकी वैल्यू थी, टोटल जो एक्सपोर्ट है उसकी वैल्यू थी, ठीक है। अब देखो यहां पर एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट जो है वो टोटल एक्सपोर्ट में कितना शेयर करता है, यानी अपना देश कुल जो निर्यात करता है उसमें कृषि का निर्यात प्रतिशत कितना है 12.86, आयात कितना था 5.07, 2017-18 की बात कर रहे हैं, लेकिन एक्सपोर्ट का प्रतिशत कितना था 12.86% था। यानी अच्छा है, इंपोर्ट के कंपेयर में एक्सपोर्ट ज्यादा था, यानी एग्रीकल्चर में हम ठीक है, अभी भी और बहुत इंप्रूव कर सकते हैं। अब हम बात करें 2018-19 की ना, तो 2018-19 में एग्रीकल्चर प्रोडक्ट का जो एक्सपोर्ट हुआ उसकी वैल्यू थी 2,74,571.28 करोड़, यानी बढ़ी 17-18 की कंपैरिजन में। अच्छी बात है, एक्सपोर्ट बढ़ना अच्छी बात है, ठीक है। और जो टोटल एक्सपोर्ट था वो भी इंक्रीज हुआ, वो कितना हुआ अपना 23,07,726.18, 23,07,726.18 है ना। तो ये अपना यहां पर एक्सपोर्ट हुआ इतना, ये टोटल एक्सपोर्ट है सारी कमोडिटीज को मिला के, सारे सेक्टर को मिला के, जिसमें एग्रीकल्चर का ये हिस्सा है। तो एग्रीकल्चर की टोटल एक्सपोर्ट में कितनी हिस्सेदारी है 11.90, जो 2017-18 में कितनी थी 12.86 थी, 18-19 में 11.90 हिस्सेदारी टोटल एक्सपोर्ट में, ठीक है। अच्छी बात है, दूसरे सेक्टर से भी एक्सपोर्ट अच्छा होने लगा, एग्रीकल्चर का भी एक्सपोर्ट हुआ, लेकिन देखो दूसरे सेक्टर का एक्सपोर्ट बढ़ा, उसके कंपैरिजन में अपने एग्रीकल्चर का जो एक्सपोर्ट है वो थोड़ा कम बढ़ा है, इसमें कोई डाउट नहीं है, लेकिन थोड़ा कम बढ़ा है। तो अगर हम इसको बराबर लेके चलें या इसको आगे लेके चलें तब तो मजे की बात है ना। वैसे ठीक है, दोनों ही सेक्टर में टोटल भी एक्सपोर्ट बढ़ा है और एग्रीकल्चर सेक्टर का भी एक्सपोर्ट बढ़ा है, लेकिन जो एग्रीकल्चर सेक्टर की टोटल एक्सपोर्ट में भागीदारी उसमें थोड़ा डिफरेंस आया, लगभग 1% के आसपास कमी देखने को मिली है। चलो ठीक है, ये एक्सपोर्ट का डेटा है, आपको याद रखना। नेक्स्ट अपने इंडिया इंपोर्ट्स ऑफ प्रिंसिपल एग्रीकल्चर कमोडिटी। देखो वैसे तो सारी कमोडिटी की तो बात कर नहीं सकते, लेकिन जो मेजर कमोडिटी है सिर्फ अपने उनकी बात कर लेते हैं जिनकी वैल्यू ज्यादा है। 18-19 के हिसाब से बात करेंगे कमोडिटी, देखो क्वांटिटी है वो 1000 टन में बात करेंगे, 1000 टन में, और जो वैल्यू है वो हम बात करेंगे करोड़ के अंदर बात करेंगे, ठीक है। तो सबसे ज्यादा जो इंपोर्ट होता है वो वेजिटेबल ऑयल होता है। भारत में एग्रीकल्चर कमोडिटी में सबसे ज्यादा इंपोर्ट वैल्यू किसकी है, वेजिटेबल ऑयल की है, खाद्य तेल की है। क्वांटिटी कितनी अपने इंपोर्ट कर रहे हैं, अपने कर रहे हैं 15,019.3 हजार टन
कितनी वेजिटेबल ऑयल की कितनी क्वांटिटी इंपोर्ट कर रहे हैं? 15,019.3 हजार टन। 15,019.30 टन है, उसको अपने इंपोर्ट कर रहे हैं और इसकी जो वैल्यू है वो कितनी है? 69,023.79 करोड़, 69,023.79 करोड़ इसकी वैल्यू है। ठीक है, तो आपसे सीधा सा क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि जो एग्रीकल्चर इंपोर्ट होता है उसमें सबसे ज्यादा इंपोर्ट होने वाली कमोडिटी कौन सी है? तो सबसे ज्यादा इंपोर्ट होने वाली कमोडिटी वेजिटेबल ऑयल है। उसके बाद क्या इंपोर्ट होता है? फ्रेश फ्रूट इंपोर्ट होते हैं, उसके बाद केसव, उसके बाद दालें, पल्सेस। ठीक है, ये वैल्यू के हिसाब से अपने बात करें। उसके बाद स्पाइसेज है, उसके बाद एल्कोहलिक बेवरेज है, उसके अलावा कॉटन जो है रॉ मटेरियल जो है, उसके बाद शुगर है। टोटल इंपोर्ट अपने पहले ही बात कर ही चुके हैं। ठीक है, और नेक्स्ट अपने बात करें जो मेजर एक्सपोर्ट होता है। मेजर जो एक्सपोर्ट होता है उनका अगर अपने डिस्कस करें तो जो एग्रीकल्चर कमोडिटी है उसमें सबसे ज्यादा एक्सपोर्ट होता है मेराइन प्रोडक्ट्स का, यानी जैसे मछली वगैरह जो जलीय जीव है उनका सबसे ज्यादा एक्सपोर्ट होता है। क्वांटिटी कितनी एक्सपोर्ट होती है? 1672.3 हजार टन, और इसकी जो वैल्यू है वो 47,664.94 करोड़ इसकी वैल्यू है, सबसे ज्यादा मेराइन। उसके बाद दूसरे नंबर पे सबसे ज्यादा कोई चीज एक्सपोर्ट होती है तो बासमती चावल, राइस जो बासमती है। उसके बाद बफेलो मीट, उसके बाद स्पाइसेस मसाले, उसके बाद जो दूसरे राइस है बासमती को छोड़ के, उसके बाद कॉटन जो है, उसके बाद जो ऑयल मिल्स है, उसके बाद शुगर जो है, उसके बाद जो कैस्टर ऑयल है, अरंडी का तेल, उसके बाद चाय है, कॉफी है, फ्रेश वेजिटेबल है, फ्रेश फ्रूट है, और उसके अलावा जैसे अपने बात करें ग्वार गम मील है, ये एक्सपोर्ट होते हैं। इनकी जो वैल्यू है वो इस हिसाब से। तो अगर आपको पर्टिकुलर की वैल्यू देखनी है तो आप इस टेबल में से वैल्यू भी देख लेना। ठीक है, नेक्स्ट अपने बात करें स्टेट वाइज एरिया कवर अंडर माइक्रो इरिगेशन। माइक्रो इरिगेशन की बात करें तो स्प्रिंकलर इरिगेशन की ना, तो स्प्रिंकलर इरिगेशन में अपने बात करते हैं, सॉरी स्प्रिंकलर और ड्रिप इरिगेशन, माइक्रो इरिगेशन में दोनों आ जाएंगे ना, स्प्रिंकलर और ड्रिप इरिगेशन, यानी बूंद बूंद सिंचाई विधि और फुहारा विधि। तो सबसे ज्यादा एरिया मतलब कौन से स्टेट में कवर होता है इनका? तो देखो ड्रिप और स्प्रिंकलर दोनों को मिलाकर अगर देखा जाए तो फर्स्ट पोजीशन पे है राजस्थान। राजस्थान में जो टोटल एरिया कवर होता है वो जनरली आप देखोगे यहाँ पे 18,90,732 हेक्टेयर एरिया कवर होता है, जिसमें से बात करें तो अपने 16,45,431 अकेला फुहारा स्प्रिंकलर से है, और ड्रिप का सिर्फ जो है वो है यहाँ पे 2,45,301 हेक्टेयर है। तो कुल मिला के आप यही सोच के चलिए कि सबसे ज्यादा जो एरिया कवर होता है माइक्रो इरिगेशन यानी ड्रिप और स्प्रिंकलर दोनों का मिला के राजस्थान में होता है। अकेले स्प्रिंकलर की फुहारे की बात करें तो भी राजस्थान में होता है, लेकिन ड्रिप कम है। ड्रिप तो यहाँ दोनों को मिलाकर बात है, लेकिन अगर आप ड्रिप का सबसे ज्यादा एरिया देखोगे तो ड्रिप का एरिया सबसे ज्यादा आपका आंध्र प्रदेश में है। ये कितना है? 12,95,658 हेक्टेयर एरिया है, वो ड्रिप इरिगेशन जो है वो आंध्र प्रदेश में कवर होता है। और उसके बाद महाराष्ट्र का नंबर आता है ड्रिप इरिगेशन में, तो महाराष्ट्र में ड्रिप इरिगेशन एरिया कवर होता है 11,99,963 हेक्टेयर। अब देखो मैं सबसे पहले ड्रिप इरिगेशन में फर्स्ट स्टेट की बात करूं तो फर्स्ट आंध्र प्रदेश, सेकंड जो है वो कौन सा है? महाराष्ट्र। सेकंड जो है वो अपना कौन सा हो जाएगा? महाराष्ट्र हो जाएगा। और अगर मैं थर्ड पोजीशन पे बात करूं तो थर्ड पोजीशन पे है वो है गुजरात है। ठीक है, ये है ड्रिप के लिए। अब मैं स्प्रिंकलर की बात करूं तो स्प्रिंकलर पे आप ध्यान दीजिए, फर्स्ट पोजीशन पे है राजस्थान। स्प्रिंकलर में फर्स्ट पोजीशन पे है वो है राजस्थान। अब देखो अगर अपने सेकंड पोजीशन की बात करें तो सेकंड पोजीशन के अंदर है कर्नाटका स्प्रिंकलर में, और थर्ड पोजीशन के अंदर बात करें तो गुजरात है। फर्स्ट अपना राजस्थान, सेकंड अपना कर्नाटका, और थर्ड है वो गुजरात है स्प्रिंकलर में। ड्रिप में फर्स्ट कौन सा? आंध्र, सेकंड महाराष्ट्र और थर्ड गुजरात। और अगर टोटल माइक्रो इरिगेशन दोनों को मिला के एक बात करें तो फर्स्ट राजस्थान, सेकंड आंध्र प्रदेश, और थर्ड है वो महाराष्ट्र, फोर्थ है कर्नाटका, और फिफ्थ है वो है गुजरात है। ठीक है, तो ये माइक्रो इरिगेशन से जो एरिया कवर होता है उसके हिसाब से डेटा है, और ज्यादा डिटेल में देखना है तो आप देख सकते हैं। नेक्स्ट अपने देखो माइक्रो इरिगेशन की बात होगी भी कौन सा स्टेट लीडिंग है। अगर हम टोटल बात करें तो टोटल जो माइक्रो इरिगेशन में अपना एरिया आता है
इंडिया में वो कितना आता है, 1,14,12,926 हेक्टेयर आता है, जिसमें से 53,55,108 हेक्टेयर तो ड्रिप इरिगेशन के अंतर्गत आ जाता है। 60,57,818 जो हेक्टेयर है वो अपना अब आ जाता है स्प्रिंकलर इरिगेशन के हिसाब से ना। नेक्स्ट अपने बात करते हैं अब कंजप्शन एंड प्रोडक्शन एंड इंपोर्ट ऑफ फर्टिलाइजर, यानी जो फर्टिलाइजर है उसका अपने कंजप्शन कितना है और प्रोडक्शन कितना है और इंपोर्ट कितना किया जाता है और इंपोर्ट की वैल्यू कितनी है। ठीक है, अब देखो अपने थोड़ा सा यहाँ पे कंपैरिजन लिया है। 2081-82 में जो इंडिया में कंजप्शन था वो था 60.64 लाख टन था। उसके बाद 91-92 में ये कंजप्शन हुआ 127.28, यानी 10 साल में ये दुगने से भी ज्यादा बढ़ा। उसके बाद 2001-2 अगले 10 सालों में देखें तो ये पहुंचा 173.6 लाख टन के पास। 11-12 में ये पहुंचा 277.90 लाख टन और 17-18 में देखें तो ये 265.91 लाख टन और 2018-19 में जो कंजप्शन हुआ इंडिया में फर्टिलाइजर का वो 273.75, कितना 273.75, जिसमें 273.75 लाख टन की बात है 2018-19 का जो कंजप्शन है फर्टिलाइजर का, उर्वरक का, जिसमें से नाइट्रोजन का है 176.28 लाख टन, फास्फोरस का 69 यानी 69.68 यानी 69.68 लाख टन और पोटास का जो कंजप्शन हुआ वो 27.79 लाख टन हुआ, यानी 27.7 लाख टन हुआ। ठीक है, ये अपना टोटल कंजप्शन हुआ। अब हम बात करें प्रोडक्शन की, भी कंजप्शन तो ये अपना प्रोडक्शन देखो, अपना टोटल जो प्रोडक्शन है वो 2018-19 में फर्टिलाइजर का हुआ वो 179.38 लाख टन यानी 179.38 लाख टन हुआ। ये अपना मतलब 2018-19 में प्रोडक्शन हुआ। कंजप्शन कितना है 273.75, बाकी कहां से आता है, इंपोर्ट से आता है, सीधी सी बात है। और ये 179.38 लाख टन उत्पादन है। इसमें से नाइट्रोजन जो बेसिस फर्टिलाइजर है मतलब नाइट्रोजन के जो फर्टिलाइजर है उनका उत्पादन हुआ 133.44, कितना हुआ 133.44 हुआ। ठीक है, 133.44 लाख टन हुआ, लेकिन कंजप्शन कितना है 176.28। इसका मतलब क्या है, हमें इंपोर्ट ये भी करना पड़ता है। उसके बाद हम फास्फोरस की बात करें, हालांकि इंडिया में फास्फोरस के अच्छे सोर्स हैं, लेकिन जो फास्फोरस का प्रोडक्शन है वो इंडिया का 45.94 लाख टन है, लेकिन कंजप्शन की बात करें तो 69.68 है, यानी 69.68 है, तो गैप है। इसका मतलब कुछ और कहां से आया, वो भी हमें इंपोर्ट करना पड़ा। फास्फोरस फर्टिलाइजर हम अच्छा खासा प्रोड्यूस करते हैं, फिर भी अपने को इंपोर्ट, नाइट्रोजन भी अच्छा खासा प्रोड्यूस करते हैं, प्रोडक्शन करते हैं, लेकिन नाइट्रोजन फर्टिलाइजर भी इंपोर्ट करना पड़ता है। इंडिया में पोटास का कोई सोर्स नहीं है, पोटास का जीरो प्रोडक्शन है, जितना कंजप्शन है वो सारे का सारा हमें क्या करना पड़ता है, इंपोर्ट करना पड़ता है। ठीक है, तो टोटली अपने इंपोर्ट करते हैं। अब इंपोर्ट की बात करें तो 2018 में जो इंपोर्ट किया गया वो कितना था, जनरली 2018-19 में इंपोर्ट किया 104.97 लाख टन, जिसमें से नाइट्रोजन फर्टिलाइजर 47.018 लाख टन इंपोर्ट हुए, फास्फोरस फर्टिलाइजर 31.67 लाख टन इंपोर्ट हुए और पोटासिक फर्टिलाइजर है 26.29 यानी ऑलमोस्ट है वो सारे का सारा इंपोर्ट ही हुआ है। ठीक है, 26.29 लाख टन है वो इंपोर्ट हुआ है। अब इसकी वैल्यू 2018-19 की अभी दी नहीं है डेटा के अंदर, लेकिन अगर 2017-18 के जो फर्टिलाइजर इंपोर्ट हुआ है अगर अपने उसकी वैल्यू देखें तो 8350.94 करोड़ थी, यानी 8350.94 करोड़ वैल्यू रही। ठीक है, तो ये फर्टिलाइजर को लेकर इंपोर्ट एक्सपोर्ट का डेटा है। अब हम बात करें स्टेट वाइज जो अपने फर्टिलाइजर का कंजप्शन है। स्टेट वाइज अगर फर्टिलाइजर का कंजप्शन देखा जाए तो सबसे ज्यादा कंजप्शन होता है उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश में जो टोटल कंजप्शन है वो अपना है 4721.75 थाउजेंड टन। थाउजेंड टन का मतलब 3 जीरो आगे जुड़ जाएंगे ना, 4721.75 थाउजेंड टन है वो उत्तर प्रदेश का कंजप्शन है सबसे ज्यादा, जिसमें नाइट्रोजन का ये है, फास्फोरस का ये है, पोटास। तो कंजप्शन फर्टिलाइजर कंजप्शन में सबसे लीडिंग जो अपने स्टेट है वो उत्तर प्रदेश,
सेकंड पोजीशन पे महाराष्ट्र है, थर्ड पोजीशन पे मध्य प्रदेश है, फोर्थ पोजीशन पे कर्नाटका है और फिफ्थ पोजीशन पे पंजाब है। ठीक है, फर्स्ट उत्तर प्रदेश, सेकंड महाराष्ट्र, थर्ड मध्य प्रदेश और फोर्थ कर्नाटका और फिफ्थ मतलब पंजाब। टोटल कंजप्शन की बात करें, कुल जो मतलब उपभोग होता है। ठीक है, बाकी आप स्टेट देख सकते हो, यहाँ पे मैंने आपको जैसे मेजर स्टेट दे दिए। नेक्स्ट अपने बात करते हैं स्टेट वाइज एस्टिमेटेड कंजप्शन ऑफ फर्टिलाइजर पर हेक्टेयर। देखो स्टेट वाइज अगर अपनी बात करें तो पर हेक्टेयर कितना किलो फर्टिलाइजर यूज होता है उसके हिसाब से बात करें तो सबसे ज्यादा पर हेक्टेयर जो फर्टिलाइजर यूज किया जाता है वो तेलंगाना द्वारा यूज किया जाता है। अभी तक हम पीछे पंजाब पढ़ते आए थे, अब फर्स्ट पोजीशन पे कौन सा? तेलंगाना। तेलंगाना में पर हेक्टेयर जो फर्टिलाइजर का कंजप्शन है प्रति हेक्टेयर वो 245.29 किलो है पर हेक्टेयर, जिसमें नाइट्रोजन 161.89, फास्फोरस 62.54 किलो और पोटास है वो 20.87 किलो। दूसरा नंबर है पौंडीचेरी का, ये केंद्र शासित प्रदेश है, यूनियन टेरिटरी है ना, तो इसका जो कंजप्शन है वो 227.87 किलो पर हेक्टेयर है, जिसमें से नाइट्रोजन 163.23, फास्फोरस 33.70, पोटास 30.94। तीसरी पोजीशन पे आ गया अब बिहार। बिहार का जो टोटल कंजप्शन है वो 227.30 किलो पर हेक्टेयर है, जिसमें से नाइट्रोजन 155.89, फास्फोरस 51.92 और पोटास है वो 19.49 किलो है ना। और फोर्थ पोजीशन पे है पंजाब, इसमें पर हेक्टेयर नाइट्रोजन कंजप्शन है 177.11, फास्फोरस 42.04 और पोटास 5.34। टोटल जो फर्टिलाइजर का कंजप्शन है वो 224.49 किलो पर हेक्टेयर है। और उसके बाद आपने देखे अगली पोजीशन पे पांचवी पोजीशन पे हरियाणा आता है। हरियाणा का जो टोटल फर्टिलाइजर कंजप्शन है पर हेक्टेयर के हिसाब से, पर हेक्टेयर जो कंजप्शन होता है वो 224.46 किलो पर हेक्टेयर होता है, इसमें से नाइट्रोजन 170.23 किलो, फास्फोरस 40.71 किलो और पोटास 7.52 किलो। तो लीडिंग जो स्टेट है फर्टिलाइजर कंजप्शन में तेलंगाना है, और सेकंड पौंडीचेरी है, थर्ड बिहार है और फोर्थ पोजीशन पे पंजाब है और फिफ्थ पे हरियाणा है। अगर हम टोटल कंजप्शन की बात करें तो टोटल कंजप्शन में फर्स्ट उत्तर प्रदेश है क्योंकि एरिया बड़ा है, महाराष्ट्र दूसरे नंबर पे एरिया बड़ा है, तीसरे पे मध्य प्रदेश है एरिया बड़ा है, चौथे पे अपने कर्नाटका है, पांचवें पे पंजाब है और छठे पे कौन सा आता है? बिहार आता है टोटल कंजप्शन में। और पर हेक्टर वाइज बात करें तो फर्स्ट तेलंगाना, दूसरा पौंडीचेरी, ये यूनियन टेरिटरी है ना, बिहार, फिर उसके बाद पंजाब और उसके बाद हरियाणा। तो ये फर्टिलाइजर का कंजप्शन है। नेक्स्ट अपने बात करें नंबर एंड एरिया ऑफ ऑपरेशन होल्डिंग बाय साइज ग्रुप। ऑपरेशन होल्डिंग का मतलब क्या हो गया? यहाँ पे कृषि जोत का आकार। सिंपली अपने पढ़ते हैं भी जो एरिया का होल्डिंग है, कृषि जोत का आकार है, हम उसको जनरली 5 भागों में बांटते हैं। एक होता है मार्जिनल किसान, जिसको हम सीमांत किसान बोलते हैं, ऐसे किसान जिनके पास जमीन 1 हेक्टेयर से कम होती है। ठीक है, दूसरे जो फार्मर है वो कौन से? स्मॉल होल्डर है, जिनको अपने हिंदी में छोटे किसान बोलते हैं, जिनके पास एरिया है वो 1 से 2 हेक्टेयर है, जिनके पास 1 से 2 हेक्टेयर जमीन है। तीसरी जो कैटेगरी है वो होती है सेमी मीडियम, अर्ध मध्यम किसान, जिनके पास जमीन 2 से 4 हेक्टेयर होती है। तीसरी जो कैटेगरी है वो मीडियम मध्यम किसान, जिनके पास जमीन 4 से 10 हेक्टेयर होती है। और फोर्थ जो आया कैटेगरी वो होती है लार्ज। लार्ज का मतलब बड़े किसान, जिनके पास जमीन 10 हेक्टेयर से ज्यादा है। अब देखो ये नंबर ऑफ होल्डिंग क्या है। ये जो डेटा है ये 2015-16 का डेटा है, इसके बाद 2020-21 यानी 21 में आएगा। तो अपने को जो डेटा याद रखना है वो याद रखना, ठीक है। अब नंबर ऑफ होल्डिंग देखें तो मतलब कितने किसान, भारत में सबसे ज्यादा जो किसान है वो मार्जिनल किसान है। कितने किसान है यहाँ पे? 1,02,51,000 कितने हैं? मतलब ये अपने 1000 नंबर के अंदर है। 1,02,51,000 जो किसान है वो मार्जिनल होल्डिंग में आते हैं, जिनके पास जमीन है वो 1 हेक्टेयर से कम है, और कुल किसानों में से इनका प्रतिशत है 68.45, यानी अधिकांश जो किसान है वो कौन से है? मार्जिनल। 68.45% भारत में ऐसे किसान है जिनके पास जमीन है वो 1 हेक्टेयर से कम है। ठीक है, उसके बाद स्मॉल होल्डर की बात करें तो इनकी संख्या है 25,809,000 है ना, और टोटल जो किसान है उनमें से इनका प्रतिशत है 17.62% है।
68.45 है मार्जिनल यानी सीमांत, और 17.62 है स्मॉल यानी छोटे किसान। अगर हम इन दोनों को मिला लें तो लगभग 86% है वो भारत में ऐसे किसान है जिनके पास जमीन 2 हेक्टेयर से कम है। ये एक बहुत बड़ी समस्या भी है। फिर हम बात करें सेमी मीडियम। सेमी मीडियम जो किसान है उनकी संख्या है वो 13,993 है। कितनी है? 13,993। और कुल किसानों में से इनका प्रतिशत है, यानी जो अर्ध मध्यम किसान है जिनके पास 2 से 4 हेक्टेयर जमीन है, ये है 9.5%, यानी 9.55% है। अब हम बात करें मीडियम किसान जिनके पास जमीन 4 से 10 हेक्टेयर है, तो इनकी संख्या 5,561,000 है, और ये कुल किसानों में इनका जो प्रतिशत हिस्सा है वो 3.80, यानी ये सिर्फ 3.80 ऐसे किसान है जिनके पास जमीन है वो 4 से 10 हेक्टेयर के बीच में है। अब बात आती है लार्ज बड़े किसान जिनके पास जमीन 10 हेक्टेयर से ज्यादा है। इनकी संख्या 838,000, और टोटल किसानों में इनका प्रतिशत है 0.57%, यानी बड़े किसान 1% से भी कम है। ठीक है। और टोटल जो लैंड होल्डिंग है भारत में, टोटल जो किसान है वो अपने हैं 1,46,454,000। अगर हम इसको एक्यूरेट डेटा में पढ़ना चाहें तो हजार अपने आगे बोल रहे हैं तो 3 जीरो लगा देते हैं। अब अपने देखें यहाँ पे कितने हैं, तो यहां पे अपने देखें तो 14,64,54,000 किसान है। 14,64,54,000 भारत में किसान है टोटल। ठीक है। उनमें से 68.45% है वो बिल्कुल छोटे सीमांत किसान है। 17.62% है वो छोटे किसान है। अर्ध मध्यम है वो 9.55% है। मध्यम है वो 3.8% है, और बड़े जो लार्ज है वो 0.57% है। ठीक है। अब हम बात करें एरिया की। देखो, जो मार्जिनल फार्मर है यानी 68.45 किसान मिलकर, इनके पास जो जमीन है वो कितनी है? इनके पास जो जमीन है वो है 37,923। जो जमीन है वो कितनी है? 37,923 हजार हेक्टेयर। हजार हेक्टेयर का मतलब 3 जीरो आगे और लगा दो ना। इतनी इनके पास जमीन है। और भारत में जो कृषि के लिए जमीन है उसकी कितने प्रतिशत है? इनके पास सिर्फ 24% है। 68.45 किसानों के पास सिर्फ कुल जमीन का 24.3% ही भाग है, यानी 37,923 हजार हेक्टेयर ही जमीन है इनके पास। अगर हम स्मॉल होल्डर की बात करें तो इनके पास जो जमीन है वो 36,151,000 हेक्टेयर है। ठीक है। यानी जो टोटल जमीन है उसका कितना है? लगभग 22.91% है। ठीक है। नेक्स्ट हम बात करें अर्ध मध्यम किसान। अर्ध मध्यम किसान टोटल कितने प्रतिशत है? 9.5। लेकिन इनके पास जमीन है वो 37,619 हेक्टेयर है, यानी भारत में जो कुल जमीन है उसका कितने प्रतिशत है? जो कृषि योग्य जमीन है उसका 23.84% है। बहुत इंपॉर्टेंट डेटा है, एग्रीकल्चर इकोनॉमिक्स में भी पूछा जाता है। उसके बाद हम बात करें मीडियम जो किसान है। मीडियम किसान कितने थे? 3.8%। लेकिन इनके पास जमीन है 31,810 हेक्टेयर। कुल जो कृषि जमीन है उसका 20.16% हिस्सा इन लोगों के पास है। अब हम बात करते हैं बड़े किसान, लार्ज किसान जिसके पास जमीन 10 हेक्टेयर से ज्यादा है। ये भारत में सिर्फ 0.57% ही है ऐसे जो किसान है वो। इनके पास जमीन है वो है 14.34, सॉरी 14 पॉइंट नहीं, 14,314 हेक्टेयर। 14,314 हेक्टेयर जमीन है इनके पास। जो भारत में कुल कृषि जमीन है उसका कितने परसेंट है यहाँ पे? इनके पास है 9.07%। 1% से भी कम किसान है, लेकिन लेके कितनी है बैठे हुए हैं ये? 9.07, यानी जो बड़े किसान है। तो सबसे जो कमजोर पक्ष है वो मार्जिनल और स्मॉल होल्डर का, और भारत में संख्या इनकी है, सबसे ज्यादा संख्या इनकी ही है। और अब देखें भारत में कुल कृषि योग्य जमीन कितनी है। ये है अपने यहाँ पे 1,57,817 हेक्टेयर। हजार हेक्टेयर बोलने की बजाय वैसे बोलें तो अपने हो जाएगी ये 15,78,17,000 हेक्टेयर जमीन है भारत के अंदर कृषि के लिए, जिसका 24.03% है वो सीमांत किसानों के पास है। 22.91% है वो छोटे किसानों के पास, स्मॉल होल्डर के पास। 23.84% है वो सेमी मीडियम अर्ध मध्यम किसानों के पास, और 20.16% है वो मध्यम किसानों मीडियम जो होल्डर है उनके पास, और 9.07% है वो लार्ज जो होल्डर है यानी बड़े किसान है उनके पास है। अब हम एवरेज जो साइज है उसकी अगर बात करें तो एवरेज साइज में पहले हम 15-16 की बात करते हैं सिंपली। देखो, ये जितने मार्जिनल होल्ड मतलब मार्जिनल किसान है, सीमांत किसान है, उनके पास जमीन है 37,923 हजार हेक्टेयर है।
तो इनके पास औसत, एक सीमांत किसान के पास औसत जमीन कितनी आएगी? 0.38 हेक्टेयर आएगी। यानी एक जो सीमांत किसान है उसके पास एवरेज जमीन है 3.8 हेक्टेयर। एक स्मॉल होल्डर है, छोटा किसान है, उसके पास औसत जमीन है 1.4 हेक्टेयर। सेमी मीडियम है, उसके पास औसत जमीन है 2.69 यानी 2.69 हेक्टेयर। और जो मीडियम जो है, मध्यम जो किसान है, उसके पास औसत जमीन है 5.72 हेक्टेयर। और जो लार्ज किसान है उसके पास औसत जमीन है वो 17.07 हेक्टेयर है। ये औसत है। और सारे किसानों को मिला के अगर अपने बात करें, भारत में जो लैंड होल्डिंग है, यानी औसत जो कृषि जोत का आकार है, यानी एवरेज जो लैंड होल्डिंग है 2015-16 के अकॉर्डिंग वो 1.08 हेक्टेयर है। यानी लगभग जो, जैसे अपने बात करें भारत में 14,64,54,000 जो किसान है, उनमें से एक एक के पास एवरेज बात करें तो एवरेज कितनी है? उसके पास 1.08 हेक्टेयर है, जो 2010-11 में 1.15 हेक्टेयर थी और 2005-6 के अंदर 1.23 हेक्टेयर थी। अब देखो ये घटे रही है, क्यों घट रही है? क्योंकि पॉपुलेशन इंक्रीज हो रहा है। और दूसरा, जमीन तो नहीं बढ़ेगी, प्लस कृषि जमीन घट रही है क्योंकि इंडस्ट्रियल एरिया, शहरीकरण, ये चीजें ज्यादा देखने को मिल रही है। तो जो एग्रीकल्चर लैंड है वो घट रहा है, पॉपुलेशन बढ़ रही है, तो जाहिर सी बात है लैंड होल्डिंग यानी कृषि जोत क्या होगी? जाहिर सी बात है घटेगी। यहाँ पे ये टेबल का डेटा कल्चर इकोनॉमिक्स के हिसाब से भी बहुत इंपॉर्टेंट है, जो आपको याद रखना है, ठीक है। तो ये यहाँ पे हो गया अपने कृषि जोत के आकार में। अब हम बात करें स्टेट वाइज, सॉरी स्टेट वाइज जो है फिश प्रोडक्शन की, अपने इसका जो डेटा है वो 1000 टन के अंदर ही होगा। तो भारत में सबसे ज्यादा अगर अपने देखें तो फिश का जो प्रोडक्शन है आंध्र प्रदेश में ज्यादा होता है। आंध्र प्रदेश में जो टोटल प्रोडक्शन होता है वो 3992.36 हजार टन फिश का प्रोडक्शन होता है। यानी 3,992.36 हजार टन का प्रोडक्शन आंध्रा में। उसके बाद वेस्ट बंगाल का दूसरा नंबर है 1770.31 हजार टन। उसके बाद उड़ीसा का नंबर है 733.43। जाहिर सी बात है समुद्र तट के एरिया वाले ही जो स्टेट है उनके अंदर सबसे ज्यादा फिश प्रोडक्शन होता है, ठीक है। तो फर्स्ट पोजीशन में फिश प्रोडक्शन में आंध्रा, सेकंड में वेस्ट बंगाल, थर्ड में उड़ीसा, फोर्थ में तमिलनाडु है, ठीक है। अब देखो अगर हम इसमें बात करें इनलैंड और मेराइन दोनों की, तो इनलैंड का भी सबसे ज्यादा प्रोडक्शन आंध्र प्रदेश में है और मेराइन का भी सबसे ज्यादा जो प्रोडक्शन है वो अगर हम देखें तो मेराइन का सबसे ज्यादा आपको देखने को मिलेगा गुजरात में। मेराइन का सबसे ज्यादा गुजरात में है और इनलैंड जो है फिश प्रोडक्शन है वो सबसे ज्यादा आंध्र प्रदेश में है। और टोटल जो मतलब प्रोडक्शन की बात करें तो आंध्र प्रदेश का। आपसे पूछ ले इनलैंड जो फिश प्रोडक्शन है वो सबसे ज्यादा किसका है, तो वो आंध्रा का है। मेराइन का सबसे ज्यादा किसका है, तो वो आपको गुजरात का देखने को मिलेगा। और मेराइन में अगर दूसरा पोजीशन देखें तो फिर अपने आंध्र प्रदेश की आती है। और अगर हम तीसरी पोजीशन देखें तो तीसरी पोजीशन आती है वो केरला की आती है। और इनलैंड की अगर बात करें तो फर्स्ट पोजीशन पे आंध्र प्रदेश ही है, फर्स्ट पोजीशन पे आंध्रा है, सेकंड पे वेस्ट बंगाल है, सेकंड पे है जो वेस्ट बंगाल है। और अगर हम थर्ड पोजीशन देखने जाएं तो थर्ड पोजीशन अपने को उत्तर प्रदेश की देखने को मिलेगी। ऑल ओवर फर्स्ट में आंध्रा, सेकंड में वेस्ट बंगाल और थर्ड में उड़ीसा। इनलैंड में फर्स्ट आंध्रा ही है, सेकंड में वेस्ट बंगाल है, थर्ड में उत्तर प्रदेश है। और मेराइन की बात करें तो फर्स्ट में गुजरात है, सेकंड के अंदर आंध्रा है और थर्ड अगर आप देखने जाओगे तो थर्ड आपको केरला देखने को मिलेगा, ठीक है। तो ये फिश प्रोडक्शन का अपने डेटा हो गया। तो एग्रीकल्चर से रिलेटेड जो डेटा है वो अपना कंप्लीट हो चुका है। नेक्स्ट जो लेक्चर होंगे उसमें अपने हॉर्टिकल्चर डेटा को कवर करेंगे और उसके बाद एनिमल हस्बेंड्री के डेटा है उनको कवर करेंगे। ये सारे के सारे ऑथेंटिक डेटा है जो अपने एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री का डेटा है, आईसीआर का डेटा है, ठीक है। तो वो डेटा अपना उठाया हुआ है, इस डेटा में किसी तरह का कोई करेक्शन नहीं है। थैंक यू।